और अब आपको हम खबर देंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे 5वें मरहले के तहत वोटिंग की। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं और इसमें कुल 7 मरहलों में इंतखाबात मुकम्मल होने हैं। आज 5वें मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। आज कुल इसमें जो सीटें हैं वो हैं 61 सीटें, यानी इन 7 मरहलों में सबसे ज्यादा सीटें आज के मरहले में हो रही हैं, जहां पर कुल 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और पिछली बार यानी 2017 में ये मरहला यानी इन इलाकों में बीजेपी के लिए ये बहुत जबरदस्त था, क्योंकि 61 में से बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 47 सीटें जीती थी और उनके जो इत्तेहादी जमातें थे उनको मिला दें तो वो आंकड़ा 50 के पार हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 में जो वोटिंग हो रही है ये 2017 से करीब है उसके बुनियाद पर हो रही है, या फिर ये वोटिंग 2017 से पहले 2012 की बुनियाद पर हो रही है, या उसके आसपास के हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2012 में ये नतीजा बिल्कुल अलग था। 2012 में इन 61 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कुल 41 सीटें हासिल की थी, यानी कि समाजवादी पार्टी को 41 सीटें अकेले मिल गई थी अपने दम पर। तो इस तरह से देखा जाए कि 2012 में जहां 61 में 41 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हैं, वहीं 2017 में 61 में से 47 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। तो क्या इस बार 2022 की कहानी 2017 जैसी है या 2012 जैसी है, या उन सबसे भी थोड़ी मुख्तलिफ है? तो बहरहाल आज इसी पर खास नजर होगी। और आज जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुल 61 सीटों पर वोटिंग जारी है और ये वोटिंग लगातार चल रही है। 1 बजे तक का जो आदाद-ओ-शुमार हमारे पास आया है उसके मुताबिक तकरीबन 36-37% वोटिंग हुई है। अलग अलग इलाकों में वोटिंग का फीसद थोड़ा अलग है। चित्रकूट में वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे हलके हैं या ज़िले हैं जहां पर वोटिंग फीसद उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। उनमें से एक अयोध्या भी है। आगे बढ़ते हैं। जैदपुर असेंबली हलके में बड़ी तादाद में वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने मकामी लोगों से बातचीत की। नाज़रीन, इस वक्त जैदपुर के बसी नगर में मौजूद हैं। जैदपुर में सुबह से जो जोश व खरोश है वोटर्स के दरमियान वो काबिल दीद है, बाइस तकलीद है। बहुत से मौज़ूआत हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर आज लोग अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ज़िम्मेदार लोग भी हैं, नौजवान वोटर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, मुख्तलिफ़ शोबा हयात के लोग जुड़े हुए हैं। भाई, क्या रुझान देख रहे हैं आप, और जैदपुर का जो वोटर है आज किन बुनियादों पर वोट करना चाहता है? जैदपुर का वोटर जो है, काफ़ी समस्याएं हैं जैदपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे रोडें ख़राब हैं और यहाँ पे बुनकर की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं, और जो पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का जो मामला है उसमें बहुत पीछे है। इसलिए हम लोग अब की बार जो है वो पढ़े लिखे इंसान को चुनने जा रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान को चुनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे हमारे उमेर भाई ने कहा है कि हम एक शिक्षित इंसान को चुनने जा रहे हैं, और हमारा भी इरादा है, और मैं समझता हूँ जितने वोटर्स हैं उनका भी ख्याल सेम होना चाहिए। अगर अपने इस एरिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा के एतबार से भी, और जो बुनकरों के मसाइल हैं उन मसाइल का हल भी कौन निकाल सकता है, ऐसे को हमको चुनना चाहिए। सड़कों के मसले हैं, पानी की प्रॉब्लम है, आबो हवा की प्रॉब्लम है, रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है। आप नौजवान हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहिए आपको? इस बार मैं यही चाहता हूँ कोई ऐसा अच्छा विधायक है जो हमारी सभी बुनियादी समस्याओं को हल कर सके। उस स्तर पे देखा जाए, जैसे सिद्धौर जाना हो या कोठी या हरख, कहीं भी जाना हो, रोड बेकार हैं। इस बार 5 साल हो या 2.5 साल में जो भी विधायक आए हैं कोई कार्य नहीं किया है। कार्य नहीं किया। देखिए, लोगों का मानना यही है, कहीं ना कहीं लोग मायूस हैं। लोगों का मानना यह है कि गुज़िश्ता 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है और उनको बड़ी मायूसी, बड़ी अफसुर्दगी का सामना है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। भाई का दो जी। चाचा, क्या कहेंगे आप? लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, काम तो कुछ नहीं हो रहा है, विकास भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रोड भी वही मेल के बने हैं, सब देखो। छोटे छोटे दुकानदार भी परेशान हैं, सब छोटे छोटे दुकानदार, धंधे वाले सब परेशान हैं। कौन धंधा कोई करे? तो आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से लोगों के रुझान सामने आ रहे हैं। एक बुनियादी मसाइल को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे मोहतरम आप? मैं चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जब तक जो भी आया, जो भी एमएलए आए या जो भी बने, तो वो उन लोगों ने पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दिया। आए, चुनाव जीते, चले गए। उसके बाद में अब ये जनता ने मूड बनाया, हम सभी लोगों ने बनाया है
कि जो शिक्षित और सही व्यक्ति हो उसका चुनाव किया जाए, ऐसे लोगों को जिताया जाए जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। वो दिल्ली और लखनऊ तक पकड़ रखे और कहाँ से उसको कैसे बजट लाना है, कैसे क्या करना है, वो लाके जैतपुर विधानसभा का विकास कर सके। यहाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, जैतपुर विधानसभा का विकास कर सके। देखिए ये असेंबली हल्का जो कई मतलब हवालों से बहुत पसमानदा नज़र आता है। तालीम के मसाइल यहाँ पर बहुत पेचीदा हो चुके हैं। बुनियादी जो सहूलियात हो सकती हैं ज़िंदगी की वो पूरी नहीं की जा रही हैं। सड़कें ख़राब हैं, पानी साफ़ नहीं मिल पा रहा है, सांस लेने के लिए आबो हवा ठीक नहीं है, और सबसे बड़े जो मसला है वो यहाँ के लोगों का रोज़गार का है कि रोज़गार पूरी तरह तबाह और बर्बाद है। तो देखिए ये मंजरनामा है, और हम कुछ और मुख्तलिफ बूथों पर अभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आज बाराबंकी से मुत्तसिल जो ये हल्का है जैतपुर, ये क्या कुछ शाम तक अपनी गवाही पेश करता है इस हवाले से कि लोग किन मौज़ूआत के पेश नज़र, किन मसाइल के पेश नज़र अपना वोट, अपना जमहूरी हक़ आज इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कैसे और किस अंदाज़ के इक़्तिदार की तैयारी कर रहे हैं। मैं हरीश भाई से भी कहूँगा कि दिखा दें एक दफ़ा कि देखिए लोग किस अंदाज़ से निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये आपने देखा जैतपुर असेंबली हलके में लोगों के मसाइल क्या हैं। दरअसल लोग जब अपने मसाइल के बारे में जिक्र करने लगते हैं, अपनी तरजीहात बताने लगते हैं, तो ये इशारा थोड़ा मिलता है कि हवा किसकी तरफ है या किस की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं इसी रुझान को जानने के लिए और हालात क्या हैं इसके बारे में मालूम करने के लिए अपने दो नुमाइंदों के साथ मजीद जुड़ रहा हूँ। हमारे साथ हैं मुश्ताक आमिर जो हमारे नुमाइंदे हैं फूलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, और ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच से। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुश्ताक, मैं पहले आपके पास आऊंगा और सबसे पहले मुझे आप ये बताएं मुश्ताक कि 2017 में ये जो पूरा बेल्ट है जहां आज वोटिंग हो रही है, 61 में से 47 सीटें अकेले बीजेपी जीतती है, लेकिन 2012 में 61 में से 41 सीट समाजवादी पार्टी जीतती है। इससे एक बात तो साफ पता चल रही है कि इस बेल्ट में जो लोग हैं वो डिसाइसिव वोट देते हैं, किसी की तरफदारी करते हैं तो खुलकर करते हैं और किसी से मुंह मोड़ते हैं तो बस मोड़ ही लेते हैं। पहला मैं आपका कमेंट आप दोनों का, पहले मुश्ताक आप मुझे बताएं कि इस बार क्या लग रहा है, 2017 जैसे हालात नजर आ रहे हैं जब बीजेपी ने 61 में से 47 हासिल की थी, या 2012 जैसे हालात नजर आ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी ने 61 में से 41 हासिल किया था? मुश्ताक। ये जो दूसरी वाली बात है वो ज़्यादा सही नज़र आ रही है। मिसाल देखिए, इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद ज़िला जो यूपी का 12 असेंबली सीटें हैं, और 12 असेंबली सीटों में पे बीजेपी ने जब पिछला इलेक्शन जीता था तो एक तरह से समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बीएसपी का एक तरह से सफाया हो गया था। लेकिन इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। वो बदलाव किस तरह आएगा ये वोट की पेटियां या ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो जाहिर है कि लोगों ने एक तरफा तौर पर बदलाव की बात जरूर की है। वो रोजगार चाहते हैं, वो अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहते हैं, वो सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलियात चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका मेयार जिंदगी बुलंद हो, वो चाहते हैं कि समाज में अमन कायम रहे, वो चाहते हैं कि लोगों के दरमियान में किसी तरह की मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर कोई तफरीक ना हो। तो इस तरह से लोग एक चाहे वोट के ही तहत लेकिन मुत्तहिद जरूर हुए हैं। एक हम आहंगी बनी है, एक सोच बनी है कि वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें इस तरह के इंतशार ना हो, जिसमें लोगों की रोजी रोटी छिन जाए, जिसमें तालीम का सफर कर जाए और जिसमें नौजवानों के सामने मुस्तकबिल तारीख हो। तो जाहिर है ऐसे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने एक मुतबादिल देने की बात कही है और सबने अपने अपने तरीके से बात कही है। लेकिन एक चीज जो इसमें निकल कर मुतबादिल देने की बात कही है, सबने अपने अपने तरीके से बात कही है। लेकिन एक चीज जो इसमें निकल कर विशाल आती है वो ये कि सभी पार्टियों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, हत्ता की MIM जैसी छोटी पार्टी जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है वो हो, उसने ये कहा कि हम आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, तालीम देंगे, बुनियादी सहूलियात देंगे और एक मेयारी जिंदगी देंगे और एक साफ सुथरा समाज देंगे। तो जाहिर है
कि अब ऐसे में लोग जो वोटर हैं वो उनका एक माइंडसेट बना है जो साफ तौर पे देखा गया है, और इलाहाबाद इस मामले में बहुत क्लियर उसने नजरिया रखा है, क्योंकि ये एक सियासी शहर कहा जाता है। जब भी उसने किसी पार्टी को सपोर्ट किया है, बहुत दिल खोलकर सपोर्ट किया है, जब भी उसने किसी पार्टी को हराया है तो दिल खोलकर हराया भी है। ये वो शहर है जहां से कांशी राम को हराया है, और ये वो शहर है जहां से वीपी सिंह जीते हैं जब कांग्रेस से उन्होंने बगावत की थी। मैं जहां खड़ा हूं विशाल, ये इतनी तारीखी जगह है कि ये पार्लिमानी हल्का भी है, विधानसभा हल्का भी है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के लिए चुने जाते रहे। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, उनकी हमशीरा विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से पार्लियामेंट में वो नुमाइंदगी करती रही। यहाँ से अतीक अहमद अपना दल के टिकट पर यहाँ से चुनाव वो जीते, और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो फूलपुर से जिन्होंने नुमाइंदगी की है। तो ये जो मुश्ताक, मैं एक सवाल आपके पास और करूंगा, फिर मैं आपको इजाजत दे दूंगा, फिर आप दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मेरा एक सवाल यहां पर ये है कि लोग ये बात कह रहे हैं कि ये 5वां फेज जो बरसर इक़्तिदार जमात है, अगर आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से देखें तो 5वां फेज उसके लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन हालात 2017 जैसे नहीं है, वो आपने अभी खुद भी बता दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके आसपास ज्यादातर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे अगर ये कहें कि पहले दूसरे फेज में जहां किसान था मुद्दा, फिर उसके बाद वाले फेज में फिर जो है वो आलू किसान या कुछ और मुद्दे सामने आए, इस फेज में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? चूंकि इसमें एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ चित्रकूट है, वहीं इलाहाबाद भी है, वहीं आपका कौशाम्बी भी है, वहीं दूसरे ऐसे, तो इनमें मुद्दों के आधार पे क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोटर जो है वो किन मुद्दों के आसपास अपना जहन बना रहा है? उसके जहन में जो है वो कास्टिज्म है, या उसके जहन में जो मसाइल हैं वो ज्यादा हावी हैं? क्योंकि कास्टिज्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसमें इस बार के फेज में ज्यादातर जो हल्के हैं वहां पर यह बात सामने आती है कि उसमें जो एक कुर्मी बिरादरी है उनकी थोड़ी ज्यादती यहां पर है, यानी वो अक्सरियत है उनकी, और वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं किसी के भी जीतने या हारने में। मुश्ताक, विशाल, देखिए पूर्वांचल के जो मसला है वो मल्टी डायमेंशनल है। देखिए पूर्वांचल में एक तरफ तो बीजेपी का जो रुख रहा है कि उन्होंने पूर्वांचल को एक तरह से कह दिया कि बिल्कुल माफिया बेल्ट है। खुद सिद्धार्थनाथ सिंह जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहर मगरिबी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां से वो विधायक भी हैं, उन्होंने अभी हाल में एक बात कही जब उनसे पूछा गया कि यहाँ का जो मुख्य मुद्दा क्या है, क्या विकास है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये विकास नहीं है, यहाँ पर माफियागिरी को हमें खत्म करना है, क्राइम को खत्म करना है। तो बीजेपी का एक अलग स्टैंड है, वो माफिया, बुलडोजर और क्राइम इस तरह की चीजें वो सामने ला रहे हैं, या फिर उस तरह की चीजें ला रहे हैं जो फिरका वाराना एक रंग लिए हुए है। लेकिन नौजवानों के जो मसले हैं, चाहे वो किसी बिरादरी से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो ओबीसी हो या दलित हो या अपर कास्ट हो या अकलियत से उनका ताल्लुक हो, तो पहली चीज जो उनकी तरजीह है वो है रोजगार। खास तौर से जो टीचर की भर्ती में जो एक तरह का घोटाला हुआ और अभी तक आसामियां जो है भरी नहीं गई, इस तरह से जो अभी तक भर्तियां नहीं निकाली गई, इस तरह से जो अभी रेलवे का जो मामला हुआ कि रेलवे ने जो भर्तियां अभी तक वो निकाली थी उसको पूर्ण नहीं किया गया। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नौजवानों के लिए। और दूसरा ये है कि तालीम जो बहुत महंगी हो गई है, वो तालीम, सस्ती तालीम के लिए आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में बहुत महंगी तालीम करती है। तो तालीम का भी एक मामला है जो निजीकरण के खिलाफ वो बात कर रहे हैं कि हम जो है निजीकरण के खिलाफ हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, कानून व्यवस्था का है, उसमें औरतों के तहफ्फुज़ का मामला है और दूसरे अक़लियतों के तहफ्फुज़ का मामला है। तो इस तरह से औरतों में, अक़लियतों में और कमजोर तबकों में तहफ्फुज़ का भी मामला है। तो सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो तालीम, सिक्योरिटी, रोजगार, ये पूर्वांचल के अहम मुद्दे हैं। वो किसान पर अभी इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे, वो पश्चिम की बात है। आलू पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अवध के इलाके की बात है। लेकिन जो पूर्वांचल का जो इलाका है वो तालीम पर, रोजगार पर और सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर वो एक अहम मुद्दा बनकर, मतलब नौजवान वोटर जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड,
मतलब बिला लिहाज वो जात बिरादरी, वो शायद एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसे रोजगार जैसे बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक। अब मैं रुख करूंगा अपने नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ मौजूद हैं बाराबंकी से, और बहराइच से हैं ताहिर। ताहिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक सवाल आपसे मेरा ये है ताहिर कि क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आप सुबह से जहां जहां पे जा रहे हैं, लोगों से घूम कर बातचीत कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के में जा रहे हैं, एक तो हमें ये बताएं कि वोट को लेकर कितना लोगों में जोशो खरोश आपने देखा या कम देखा, चूंकि अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले अभी वोटिंग फीसद तकरीबन 1.5 से 2% कम ही है अभी तक। तो ताहिर, एक तो मुद्दे के आसपास आप बताएं और क्या वोटर में जोश कितना है ये बताएं। जी मैं बताऊं आपको विशाल कि इस बार मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो जमीनी मुद्दा है। लोग अपनी जरूरतों को लेकर बात कर रहे हैं कि मुझे महंगाई से निजात चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, मुझे धर्म की राजनीति और इसमें नहीं पड़ना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और रही बात वोट ऑफ परसेंटेज की, तो 3 बजे का जो मतदान प्रतिशत है वो नियर अबाउट 50 के करीब पहुंच चुका है। पिछली बार का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उससे इस बार ज्यादा है बहराइच में। लोगों में उत्साह है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी मतदान के लिए उत्साहित हैं और अपने घरों से निकलकर अपने मत का अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। देखिए, एक दिव्यांग महिला है जो वोट डालने आई है। मैं इनसे पूछता हूँ, माता जी आप बताइए, आपने वोट डाला है, क्या चाहती हैं आप, क्या ख्वाहिश है आपकी? अरे हम तो वोट डाल चुके हैं, कुछ मिलता है, यहाँ प्रधान लोग तो कुछ दे नहीं रहे हैं। अब कहते न मकान है, न कहते लेटरिंग है, विकलांग आदमी के रास्ता है, जाने आने के कहते कोई रास्ता नहीं, न साधन है हमारे लिए। विकलांग आदमी क्या करें हम? क्या चाहती हैं आप? आपका कैसा विकास हो? अरे जैसे विकास हो, जैसे हमारा रोड सही हो जाए। और मैं लेटरिंग में परेशानी है, चहले पानी में जाते हैं, हमको लेटरिंग चाहिए, हमको मकान चाहिए, पन्नी ताने रही थे हम। विकलांग आदमी को कोई सुनवाई है, प्रधान को तो सुनता ही। कौन सा नाम है, गाँव है नाम आपका? अब हमारा गाँव का थे निजिया बेगमपुर। क्या नाम है आपका? फूलमती। ये फूलमती है, दिव्यांग है ये। और जिस तरीके से इन लोगों में उत्साह दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि इनकी जमीनी जो हकीकत है, इनकी जो डिमांड है, उनका कहना है कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। जो योजनाएं सरकार लागू करती है वो प्रधान या बीच के लोग उसको रोक देते हैं और अपने मनचाहे लोगों को दे देते हैं। ये बहराइच की मटेरा विधानसभा का इलाका है। यहाँ पर वोट ऑफ परसेंट 48.66 है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखलाए कि महिलाएं किस तरीके से लंबी कतार लगाए हैं। और जो है ये आप वोट डालने आई हैं, पहली बार वोट डाल रही हैं आप, कैसा आपको लग रहा है? किस तरीके का नेता चाहिए आपको? कैसा विकास चाहिए? आप बताइए, कुछ बताइए अपने लिए, क्या जरूरतें हैं आपके इलाके में? विकास अच्छा होना चाहिए। विकास अच्छा होना चाहिए, आप बताइए। अच्छा विकास होना चाहिए, सब चीज गांव बढ़िया फ्रेश रहा, हमरे गरीब जनता बढ़िया रहे तो हम लोगों बढ़िया रही जाना। मतलब विकास क्या अच्छा हो? गैस के दाम बढ़ जाए, कम हो जाए, सड़कें बन जाए, नौकरी मिल जाए, कैसा विकास? आप कह रही हैं आपके सामने कि हमको मकान नहीं है, हमको रास्ते नहीं है, तो रास्ते कई जगह के बहुत खराब है। गैस के दाम से आप खुश हैं या आपको परेशानी होती है? ना, गैस के नाम से खुश काहे नहीं है, कौन परेशानी है? महंगाई की वजह से बात कर रहे हैं। महंगाई देखो, गैस की महंगाई बढ़ गई, डीजल की महंगाई बढ़ गई, महंगाई खाली गल्ला के महंगाई नहीं, हम लोग किसान आदमी परेशान है। जानवर आते हैं आपके खेतों में? जानवर भी अधिक आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम प्यारी नाम। ये राम प्यारी है मटेरा विधानसभा की। इनका कहना है कि महंगाई तो बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं। सबसे बड़ी समस्या इन इलाकों में, क्योंकि ये किसानों का इलाका है, यहाँ पर उद्योग व्यापार नहीं है, खेती किसानी होती है, लेकिन जो आवारा सांडों की बात की जाए उससे किसान बहुत परेशान है, खेतों को चर जा रहे हैं। ताहिर, मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर मैं तारिक कमर भाई के पास जाऊंगा। ताहिर, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि जिससे पूछो वो कहता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ये जो रीजन है, यहां पर कुछ भी हो जाए, वोट जो है वो जात बिरादरी को देखकर ही पड़ता है। क्या 2022 में आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला, ये जो कथन है, ये बिल्कुल इंटैक्ट है, या इस बात में थोड़ा दम नजर कम आ रहा है इस बार 2022 में? आपने क्या महसूस किया? देखिए, 2017 के मुकाबले में अगर देखा जाए तो बहराइच की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी ने 6 पर अपनी जीत हासिल की थी। इस बार इस तरह से लोगों का रुझान नहीं है। अगर आंकड़े देखे जाए और समीकरण देखा जाए बहराइच का,
तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। तो लोगों में धर्म की राजनीति नहीं है, लोग महंगाई से परेशान है, जात पात की लड़ाई राजनीति कम हुई है इस बार। लोग विकास की बात कर रहे हैं कि हमें अच्छा नेता चाहिए जिससे हमारे जिले में विकास हो, खुशहाली आए। लोगों में पढ़ाई की बात आ रही है, लोगों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें आ रही हैं, महंगाई को लेकर तो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बहराइच में हर जिले में है। तो राजनीति जो इस बार की है वो जात पात से उठकर हो रही है। ये आप किस बुनियाद पर कह पा रहे हैं? मतलब आपको कौन से ऐसे इंडिकेटर्स मिले हैं जिससे आपको लगता है कि जात पात से ऊपर उठ के किसी मुद्दों की बुनियाद पर ये वोटिंग हो रही है? क्या क्या खास उसकी वजह आपको नजर आती है? देखिए, तमाम लोगों से इस चुनाव के दौरान तमाम लोगों से हमारी बात हुई। तमाम ऐसे लोग थे जो कैमरे पे नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई महंगाई बहुत है, हमें बदलाव चाहिए, हमें अपने परिवार को चलाने में दुश्वारियां हो रही हैं, जितनी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उतने में हमें ये कवर नहीं कर पा रहे अपने परिवार को हम। तो इस तरीके से लोग महंगाई की बात तो वो लोग करते होंगे जिनका कोई ना कोई रोजगार का साधन पहले से है, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो क्या कह रहे हैं? जैसे बेरोजगारों से मेरी बात हुई, जो लोग शिक्षित हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार कोरोना में टूट गए, वो डेवलप नहीं हो पाए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो महंगाई कारोबार में भी बढ़ी, उसका इफेक्ट तो जनता पे पड़ रहा है, सीधा असर पड़ता है उसका। जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी 400 रुपए की सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहते हैं कि हमें सरसों का तेल बहुत महंगा मिल रहा है। जिनके पास व्हीकल्स है वो कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है। तो इस तरीके से लोग बदलाव की बात तो कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कह रहे हैं। जी, बदलाव की बात कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कह रहे हैं, इसलिए आप भी खुल के हमें नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ताहिर, मैं फिर आपके पास आऊंगा और हमारे साथ बाराबंकी से तारिक कमर साहब जुड़ चुके हैं। तारिक कमर साहब, मजबूरी एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।